नमस्कार. झी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी आज मी एक खास भेट घेऊन आलो आहे. या दशकातला नव्हे, शतकातला नव्हे, तर या सहस्त्रकातला, संपूर्ण भारतातलाच नव्हे तर या जगातला सर्वोत्तम अभिनेता कोण, असं जर कोणा भारतीयाला नव्हे, पाकिस्तानीला नव्हे तर अफगाणिस्तानच्याही प्रेक्षकांना विचारलं तर त्यांच्या तोंडी एकच नाव येईल आणि ते म्हणजे दिलीप कुमार. आज वयाची 90 पार केल्यानंतर दिलीप कुमार यांचं आत्मचरित्र येत आहे आणि त्यांच्याविषयी आज मी बोलणार आहे त्यांच्या धर्मपत्नी सायरा बानो यांच्याशी. सायरा बानो यांनी जवळपास 4 दशकाहून अधिक काळ त्यांची साथ संगत निभावली. एखाद्या परमेश्वराप्रमाणे त्यांची पूजा केली, काळजी घेतली. आज या पुस्तकातून त्यांचं आयुष्य त्या उलगडणार आहेत आणि त्याविषयीच आज मी त्यांच्या घरी येऊन त्यांच्याशी मन मोकळ्या गप्पा मारणार आहे. तर स्वागत करूया सायरा बानो यांचं. सायराजी, आपलं स्वागत. नमस्ते सगळ्याला माझा नमस्कार. मराठीमध्ये मराठी फार छान नाही पण थोडं बोलते मी. थोडं येतं. फॉर इन्स्टन्स आज मला खोकला झाला ना, सकाळी मी जे वडे खाल्ले ना तर मला खोकला झाला. मला वाटतं हा पुढचा इंटरव्ह्यू सगळा मराठीत होऊ शकला असता, इतकं सुंदर मराठी. बरं चालेल. एक तो मैं पहले आपको एक बिग थैंक यू मेरी जनरेशन से और मेरे बाद की जो जनरेशन है उनसे देना चाहता हूँ कि आपने वो काम इस शताब्दी के लिए नहीं, इस सहस्त्रक के लिए किया है कि जिस आदमी ने कभी खुद के बारे में कुछ नहीं बोला, अपने बारे में उल्टा सीधा छपते रहा, लेकिन मैंने कभी भी दिलीप साहब को उस टाइम से लेके आज तक कोई ऐसा इंटरव्यू देके अपनी सफाई पेश करते हुए नहीं देखा है. आपने उनको इस ऑटोबायोग्राफी के लिए रजामंद करके शायद वो उपकार किया है जिससे शायद सदियां भुला नहीं सकती. मुझे ये बताइए आपने कैसे रजामंद किया है? ये एक्चुअली उनका मेरे ऊपर उपकार है, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी बहुत सालों से कि किसी तरह आप जो है, आप अपना किस्सा जो है, आपकी लाइफ जर्नी जो कि एक सिंपल सीधा सादा यूथ जिसका नाम था यूसुफ खान, सन ऑफ अ वेरी वेल टू डू फ्रूट मर्चेंट फैमिली, वो सीधा सादा सा लड़का लेजेंड दिलीप कुमार किस तरह बन गया, ये मेरी दिलचस्पी थी. क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं जानते, पब्लिक नहीं जानते, उनकी एडमायरर्स नहीं जानते, यूसुफ साहब ही जानते थे ना. उनके वो लोग जो बायोग्राफीज़ लिख रहे थे और आर्टिकल्स लिख रहे थे डाउन द एजेस, वो कहते थे कि हम बहुत कुछ दिलीप कुमार को जानते हैं. लेकिन जब मैं वो बातें सुनती थी दिलीप साहब से और जब मैं लिखी हुई बातें उनके बारे में पढ़ती थी, आई फाउंड कि कोई ऐसी बात है ही नहीं जो ये लोग जानते हैं. सरसरी जानते हैं, सुपरफिशियल जानते हैं. तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि प्लीज़, आई यूज्ड टू प्लीड विद हिम, किसी तरह से आपका चाइल्डहुड पोर्शन जो किसी को नहीं मालूम है, ग्रोइंग अप ईयर्स, कैसे ये सब चमत्कार हुआ, आपका डेडिकेशन, हाउ यू वेंट अबाउट बिकमिंग सच अ मैन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, अनइक्वल्ड जो आपको सक्सेस मिला है, कैसे हुआ. तो मेरी ये कोशिश रही है कि किसी तरह उनके शब्दों के ज़रिए हम सबको ये पता चले, उनके एडमायरर्स को, कि कैसे ये हुआ. और ये एक बड़ा अच्छा इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए, ये पढ़ने के लिए कि एक ऑर्डिनरी सिंपल मैन इस तरह के जो है फ्लाइट ऑफ सक्सेस कैसे अचीव कर सकता है. हालांकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने सक्सेस के बारे में लिखते हैं, अपने संघर्ष के दिनों के बारे में नहीं लिखते. आपने अभी जिक्र किया कि उन्होंने पेशावर से देवलाली तक और देवलाली से पूना उनकी मुलाकात देविका रानी जी से हुई और मानो एक इतिहास सामने आ गया और एक छुपे हुए कोहिनूर को एक जगमगाहट मिल गई और तराशना शुरू हुआ और उनकी भी मेहनत उसमें कामयाबी का रंग ले आई. लोग अक्सर अपने संघर्ष के जीवनों के बारे में और जो हालात से वो गुजरे हैं उसके बारे में कभी बोलते हुए नहीं देखे. क्या इस किताब में उस संघर्षों के दिनों के बारे में अच्छे खासा लिखा गया है? अब आप पढ़िएगा, आप बताइएगा, क्योंकि
डेफिनेटली लिखा गया है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको हमने ट्राई किया है कि कैप्सूल करें, क्योंकि यूसुफ साहब की ज़िंदगी जो है इतनी वसी रही है, ऑफ सच अ डायमेंशन, यू कैन अंडरस्टैंड कि उस सब को इकट्ठा करना वो यूँ होता है जैसे एक प्याले पानी में आपने समुंदर को इकट्ठा कर लिया, यू नो। तो बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने नरेशंस उनके सुने हैं और जो हम पीछे पढ़ पढ़ के उनके साथ हर जगह चले जाते थे, घर में है तो घर में, बाहर है तो बाहर, तो जब ये बात हुई कि हाँ परमिशन मिल गया है तो मैं और तारा तो पीछे लग गए, क्योंकि हमको टेप्स में लेना था। आई वांटेड कि टेप्स में ये बोलें, क्योंकि दिलीप साहब का जो बोलना है उसमें एक अजीब सी एक वार्मथ है, एक हरारत है, गर्मी है, यू नो। और वो अलग होता है कि डिक्टेट करो, सेक्रेटरी को शॉर्ट हैंड में लिखवा दो, यू नो। बट आई वांटेड कि नहीं, ये लाइव एकदम नरेशन हो। कहीं कहीं मैंने आवाज़ में और मैंने कैमरा से भी कहीं कहीं फॉलो किया है, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि गॉड विलिंग कोई दिन मैं कर सकूं, जैसे कि किताब इतनी कोशिशों में हुई है कि एक दिन मैं जाके डॉक्यूमेंट्री भी बना सकूं। ये तो आपने एक हिस्टोरियन का काम किया है मैडम, कि जिसको मैं कह सकूं कि इतिहास संशोधक का काम आपसे हो गया। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो मेरा जुनून रहा है ना, इसलिए इसीलिए। एक उनके फिल्मों के बारे में थोड़ा हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, और ये इसलिए मैं पूछने वाला हूँ कि 1944 में पहली फिल्म आई, और अगर मेरी ज्वार भाटा सही है तो 1998 में आखिरी फिल्म उनकी आई। इतने लंबे अरसे के करियर में टॉप में होने के बावजूद अगर उनकी फिल्मों की संख्या को हम देखें जी, तो वो फिल्मों की संख्या 60 के करीब है। 60 बिल्कुल करेक्ट। और उसमें 5-6 फिल्मों में तो किसी दोस्त के खातिर या दोस्ती के खातिर या किसी की गेस्ट चले, इसमें गेस्ट अपीयरेंस हो गया बहुत। तो उसका जब ऐसे ईयर बाय ईयर हम देखने की कोशिश करें तो पता चलता है कि कई बार 2-2, 2.5 साल इस ग्रेट एक्टर की कोई भी फिल्म नहीं आई। सही बात। अब तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि फिल्में नहीं मिली हो, दरवाजे पे तो लाइन नहीं, कतार लगी रहती थी, कतार लगी रहती थी। और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि उनके जो वैल्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ है लोगों से, बहुत डिफरेंट। दूसरा हीरो या हीरोइन या आर्टिस्ट सोचेगा कि ओहो हो मेरी एक फिल्म है, क्या होगा ये फिल्म ना चले, क्या होगा, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता हम लोगों में, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन एक आदमी को वो कॉन्फिडेंस लेके और वो पेशेंस लेके वो ठहराव ज़िंदगी में लाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो हमेशा ये एग्ज़ामिन करते थे कि मुझे किस किस्म का रोल करना है। हर चीज़ जो है पूरे दायरे को एग्ज़ामिन करते थे। उनका एक ये पहलू नहीं था कि मैं दिलीप कुमार हूँ, मैं जाता हूँ सेट पे, मैं अपने डायलॉग बोल लेता हूँ, कट हो जाता है, घर चला जाता हूँ। वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है तारा ने, आप पढ़िएगा, जहाँ वो सोचते थे पूरी तरह से उनकी पूरी जिम्मेदारी है वो फिल्म। लेकिन दिलीप साहब ऐसा नहीं सोचते थे कि सिर्फ उनका काम जो है वो महदूद है, सिर्फ वो ही इम्पोर्टेंट है। वो सोचते थे कि हर एक का काम उसमें, भले वो आर्ट डायरेक्टर का हो, म्यूजिशियन का हो, लाइटिंग मैन का हो, उनके को स्टार का हो, वो सबको एक टीम लेके चलते थे। तो ही वॉज टोटली कंज्यूम, जो कहते हैं ना कि वो उस फिल्म में इन्वॉल्वमेंट उनका टोटल था। और ये एक बहुत यंग उम्र से जब वो बॉम्बे टॉकीज़ में आए थे, तो ये जिम्मेदारी का एहसास जो है देविका रानी जी ने उनको ये सिखाया था कि पहले जब उनकी शूटिंग होने वाली थी तो पहले चंद महीने जो है उनको हर डिपार्टमेंट में फेमिलियराइज किया, नॉट जस्ट एक्टिंग,
ये बात बहुत जरूरी है Not आज just के acting. एक्टर्स के लिए, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको आप जानना बड़ा पढ़िए, जरूरी है। हाँ, ये आप पढ़िए उस चैप्टर में कि कितना खूबसूरत चैप्टर दिलीप साहब ने नरेट किया है और कितना खूबसूरत तारा ने लिखा है, उदय तारा ने, कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट जो है ये शुरू हुआ और ये इसी की आदत पड़ के आखिर तक उनको ये रहा। शुरू में बंगाली ज़्यादा राइटर होते थे बॉम्बे टॉकीज़ में, और यूसुफ साहब वाज नोन फॉर हिज वेरी गुड उर्दू, बहुत अच्छी लैंग्वेज। तो वहाँ एट द यंग एज ऑफ 22 years old उन पे ये जिम्मेदारी कैसे आ गई कि जो बंगाली राइटर्स हैं उनको वो छाट के उनकी लैंग्वेज अच्छी सी उर्दू उस जमाने से ये चल रहा है। 22 बरस की उम्र से। क्या बात है। अक्सर जब लोग कहते हैं कि दिलीप साहब खुद अपने डायलॉग लिख लेते हैं, और खुदा न खास्ता कभी कभी जो ऐसे लोग होते हैं गैर ज़रूरी लोग, वो कहते हैं उसको पहलू देते हैं कि इंटरफेरेंस का पहलू, जैसे कि ये बात बिल्कुल नहीं है। वो अपने प्रोडक्ट को मांझना चाहते हैं, पॉलिश करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ तक कि एक सोफ़ा पे कोई कुशन रखा हुआ होगा तो उस पे भी एक नज़र डाल के कि ये कलर सही है कि नहीं, आर्ट डायरेक्टर से मिलजुल के उनकी राय शामिल करके, लेकिन बहुत खूबसूरती से, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इस प्रोसेस में अपसेट नहीं किया है। तो एवरीवन नोज, ये बड़ा जरूरी है, एवरीवन नोज कि ये जो है हमारे साथ शामिल है, लाइक अ टीम, नॉट लाइक अ हेड मास्टर, लाइक अ टीम मेंबर। तो ये है उनका इन्वॉल्वमेंट हर फिल्म में। इसीलिए उन्होंने, देखिए, जैसे देवदास फिल्म की थी, फिर उनको ऑफर आया था प्यासा का, बट ही वॉज वेरी सिलेक्टिव। ही सेड अगर मैं देवदास करूँगा, प्यासा करूँगा एट द सेम टाइम, तो इट हैज़ द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ इट, तो ही गेव अप अ फिल्म लाइक प्यासा। यू नो हाउ मेनी पीपल वुड डू इट। वो करेज, वो हिम्मत थी। हाँ, वो हिम्मत मेरे थी। प्रेक्षक दर्शक मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। या मुगल आजम कर रहे थे तो किसी ने उनको कहा ताजमहल के लिए, तो ही रिफ्यूज टू डू इट, यू नो, ही सेड नो, आई डोंट वांट टू बी रिपीटेटिव, I want variety in what I'm doing, and that is what will keep my audience alive. सिर्फ 60 फिल्में करने के बावजूद जी, आने वाले 600 साल शायद उनका नाम गूंजता रहेगा कि ऐसा एक शख्स, ऐसा एक एक्टर कि जिसने सिर्फ 60 फिल्मों में वो हुनर दिखाया, शायद 600 फिल्म करके भी कोई ये बहुत हिम्मत की बात है, मैं समझती हूँ, बहुत हिम्मत की बात है। तारीख में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिंदगी में उन्होंने पैसे को सबसे बड़ी अहमियत कभी नहीं दी, वरना ज़्यादा फिल्में करते, अहमियत नहीं दी। ये कि भाई पैसा बड़ा ज़रूरी है, उतना होना चाहिए उनके बहन भाइयों के लिए, उनके घरेलू चीज़ों के लिए, ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है, इज़्ज़त से रहने के लिए। लेकिन एक जो हवस होती है ना किसी चीज़ की, वो दिलीप साहब में कभी देखी नहीं कि ये भी हो, मुझे इसी साल की मर्सिडीज़ में बैठना है या मुझे यही करना है। सिंपल साधारण जिंदगी। वो जिस गाड़ी में बैठते थे वो गाड़ी मर्सिडीज बन जाती है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत सिंपल लिविंग। मैं यही ये जो कॉन्फिडेंस है उसकी दाद, हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मुझे कहा गया है, इसने बोला है कि डेविड लीन की एक फिल्म थी सर, डॉक्टर ज़िवागो, नहीं उसमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उसमें लीड रोल उनको ऑफर किया गया था जी, और उन्होंने जो कि रोल उमर शरीफ ने बाद में किया जी। और डेविड लीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मैंने सुना है, और उनके जो दोस्त थे हितेन चौधरी, उनसे डेविड लीन बहुत क्लोज थे और बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यूसुफ साहब शुड डू दैट रोल। लेकिन यूसुफ साहब ऑलरेडी वाज डूइंग यहाँ पे इतने माशाल्लाह अच्छे अच्छे चुनिंदा वो रोल्स अदा कर रहे थे, तो उनका एक ये नज़रिया था जो मैं समझती हूँ सही था कि मैं अपनी जगह में जो है, मैं काम कर रहा हूँ, अपने बलबूते पे काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने मुझे ऐसी इज़्ज़त दी है, अब मैं दूसरी जगह जाके एक ऐसा काम करूं जिसका मुझे सेकंड लीड हो या जिसमें मुझे इतना नहीं भरोसा हो कि कैसे होगा, तो क्यों करूं। तो ही डिड नॉट डू इट। अपने इतने लंबे अरसे के करियर में दिलीप साहब ने कुछ महान हस्तियों के साथ काम किया,
जो एक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, जैसे कि नितिन बोस थे, मुखर्जी साहब थे, अमेय चक्रवर्ती थे, बिमल रॉय थे, महबूब साहब थे, क्या इनके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है? क्या उनके साथ अनुभव कैसे आए, उस ज़माने की फिल्म बनाने का प्रोसेस कैसा था? ये सब ज़रूर एक अपने आप में एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। क्या कहेंगे इसके बारे में? अब आप किताब पढ़िए, ज़रूर है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉम्बे टॉकीज से लेके पूरा उनकी जर्नी का सफ़र है। महबूब साहब का भी जिक्र है, अमिया चक्रवर्ती का भी है, नितिन बोस का भी है, क्योंकि वो सब एसोसिएटेड रहे हैं। और यूसुफ साहब को बेहद उनके लिए एहतराम है दिल में, सबको अपना गुरु मानते हैं वो। और ऋषिकेश मुखर्जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात, दोस्ताना था। एंड यूसुफ साहब इज़ द पर्सन जिन्होंने उनको पुश किया कि आप एडिटर से डायरेक्टर बनिए। यूसुफ साहब इज़ द पर्सन जिन्होंने उनको बहुत इनकरेज किया। एक सवाल ऐसे होता है कि उनके बाद जितने भी पीढ़ियों के बेस्ट एक्टर्स आए, मैंने देखा कई बार ऐसा कहा गया कि ये शॉट है, ये दिलीप साहब की कॉपी लगती है, ये अच्छा शॉट जो आज लग रहा है इस एक्टर का, ये दिलीप साहब के फला फिल्म की ये कॉपी लगती है। अब तक ये चला आ रहा है, मतलब अब कितने साल हो गए ये, और मैं जानता हूँ कि और कई दशकों तक ऐसे चलता रहेगा। दिलीप साहब को क्या लगता है जब कोई उनकी कॉपी करके, बड़ा कोई जेलसी नहीं होती दिल में? जेलसी बिल्कुल नहीं। दिलीप साहब जो है, मैंने आपको बताया कि आपको यकीन नहीं आएगा कि बहुत हम्बल इंसान है, आपको यकीन नहीं आएगा। बहुत सिंपल, बहुत हम्बल इंसान है। और उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी को कॉपी किया नहीं, क्योंकि जब वो आए थे फिल्म में तो एक्टिंग जो है वो एक लेवल उसका ज़रा थिएट्रिकल लेवल था। अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन जो क्वालिटी होती थी वो थिएट्रिकल स्टाइल ज़्यादा होती थी। तो यूसुफ साहब को कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता था, उनको एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने जो बाहर की फिल्में जो प्रोजेक्ट होती थी वो जा के 2-2, 3-3 शोज़ इकट्ठे देखते थे, यानी कि 3:30 to 6:30 to 9:30, जस्ट टू सी कि ये लोग कर क्या रहे हैं, एक्टिंग है क्या बात जज करते थे वो। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि भाई ये एक्टर बहुत पसंद आया है तो चलो मैं इसकी कॉपी शुरू कर दूँ। अब जब लोग उनको कहते हैं कि आप रेफरेंस पॉइंट बन गए एक्टिंग, बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट। यहाँ तक कि अमिताभ जी ने कहा है कि इंडियन सिनेमा एक्टिंग विल बी नोन एज बिफोर दिलीप कुमार एंड एज आफ्टर दिलीप कुमार। क्या बात है, अमिताभ जी ने कहा है। तो दिलीप साहब को जब कहा जाता है कि कोई आपकी नकल कर रहा है या आपको कोई कॉपी कर रहा है, तो मुस्कुरा के वो कहते हैं इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरी कोई कॉपी, मैं सच कह रही हूँ, क्या बात है, मैं सच, इसको कॉपी नहीं समझनी चाहिए। ये एक काम का रेफरेंस पॉइंट है कि शायद उनको कोई, किसी को भी मेरी ये एक्टिंग, मेरा ये सीन कुछ पसंद आया है तो उससे इंसान कोई इंस्पिरेशन ड्रॉ कर लेता है। और ये अच्छी बात है इंस्पिरेशन ड्रॉ करना, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनमें खूबियाँ नहीं हैं या उनमें टैलेंट नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी नकल करते हैं। मैं ये नहीं समझता कि कोई मेरी नकल करता है। एक निजी जिंदगी के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। एक ऐसे इंसान के साथ जिसको सारी दुनिया चाहती हो, उसके साथ लगभग 50 साल एक बीवी के तहत, भगवान का शुक्रगुजार है कि आप जैसी बीवी और आप जैसे शौहर हैं। एक मिसाल है अपने आप में। आज की तारीख में जब शादियां यूं टूटते बिखरते हफ्तों भी नहीं लगते, इतना लंबा अरसा, क्या कहेंगे, क्या रहस्य है? अब ये तो आपका बहुत बड़ापन है जो आप यूं बोल रहे हैं, लेकिन हर बीवी अपने शौहर की खिदमत तो करती है, तो मैंने कोई नायाब चीज़ तो नहीं की है। और ये बात है कि खुदा का शुक्र अदा करते हुए
मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरे जो ख्वाबों का मालिक था वो मुझे मिल गया। तो इससे बढ़ के मुझको ज़िंदगी में क्या चाहिए था, और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि यूसुफ खान दिलीप साहब जो मुझको मेरी ज़िंदगी में मिल गए, तो ऑल माई ड्रीम्स हैव बीन रियलाइज्ड। अब जब मिल गए हैं तो उनकी मैं ऐसी खिदमत करूं और ऐसी देखभाल करूं, तो ये तो मेरा कर्तव्य है और मेरी खुशी है। क्योंकि अभी भी जैसे आपके साथ यहाँ बैठ के मैं बातें कर रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान है कि उन्होंने सूप पिया कि नहीं, उठे कि नहीं, क्योंकि मैं इतना वक्त जो है मैंने अपना काम यूँ बंद किया था, क्योंकि दोनों में से एक इंसान जो है जो वर्किंग, बड़ा ओल्ड फैशन ये एटीट्यूड है मेरा। बहुत सही है, लेकिन बहुत सही है, लेकिन नहीं, आजकल लोग ऐसा नहीं समझते हैं, और ज़िंदगी में शायद ज़रूरत भी ऐसे है कि मियाँ बीवी दोनों काम करें। थिंग्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव, लाइफ हैज़ बिकम सो डिफ़िकल्ट। लेकिन जहाँ ये गुंजाइश है कि बीवी अपने घर पे रह के और अपने शौहर की खिदमत करे, मैं समझती हूँ वो बड़ी से बड़ी फिल्म स्टार हो या बड़ी से बड़ी पॉलिटिशियन हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि औरत की जगह है उसके शौहर की खिदमत में। मैं ये सोचती हूँ। आपने उनको भगवान की तरह पूजा, और इसीलिए आप शादी में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, हर शादी में होता है। जब हमारी शादी हुई तो लोगों ने यूँ कहा कि ये तो 20 दिन नहीं चलने वाली शादी। एक पोर्शन गॉसिप का बहुत सारा कुछ ऐसे लोगों के विचार थे, जो अच्छे दोस्त थे उन्होंने भी किताब में पढ़िएगा आप, ये भी है। लेकिन किताब में ये है कि यूसुफ साहब कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जिक्र करना पसंद नहीं करते थे। ये पहली बार है जो वो मेरी और उनकी रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने हकीकत जो है वो लिखी है, ये कैसे हुआ। हालांकि अब जो फिल्मों में काम नहीं करते तो उनको तो जीवन के हर क्षेत्र में रुचि है। मुझे यकीनन मालूम है कि शास्त्रीय संगीत में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत रुचि रखते हैं। बहुत सारे शास्त्रीय संगीतों के गायकों ने कहा है कि उनकी महफिलों में शरीक होते थे और वो उनको फक्र महसूस होता था कि दिलीप साहब पहले रो में बैठे हैं और जरा संभल के गाना पड़ेगा, कोई गलती नहीं कर सकते। उनको फुटबॉल और क्रिकेट का बड़ा शौक है बहुत, और अच्छी अच्छी फिल्में भी देखते हैं बहुत। इज इन टच विद द न्यू जनरेशन एक्टर्स। कोई अच्छा फिल्म देखी तो कभी उनको फोन करते हैं, कभी उनको कुछ सलाह देते हैं, या कोई ऐसा कोई। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ब्लैक का प्रीमियर था, ब्लैक फिल्म देख के वो निहायत खुश हुए, और जैसे फिल्म कंप्लीट हुआ और बाहर आके थिएटर से खड़े रहे इंतज़ार में कि अमिताभ निकल के आएंगे। वो खड़े रहे, अमिताभ खड़े रहे क्योंकि अमिताभ को ज़रा वक्त लगा, लोगों में घिरे हुए थे। और जैसे अमिताभ को मिले हैं, किस तरह मिले हैं, वो आप अमिताभ की ज़बानी सुनिएगा इस किताब में, क्योंकि एक पोर्शन है किताब का यूसुफ साहब की ऑटोबायोग्राफी, और एक छोटा सा पोर्शन हमने ऐड किया है जो कि लोग उनको एडमायर करते हैं जिन्होंने काम किया है, जैसे अमिताभ, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, बहुत सारे लोग जिन्होंने काम किया। तो उनके जो है यू नो इट इज़ देयर रेमिनिसेंस के जब उन्होंने काम किया तो क्या पाया, कैसे पाया। अब दिलीप साहब खुद बैठ के अपनी तो तारीफ़ें करेंगे नहीं, तो इन लोगों ने जो दिलीप साहब के बारे में चीज़ें पसंद की है वो लिखी हैं। इसी तरह अमिताभ ने लिखा है ब्लैक के प्रीमियर के बारे में कि किस तरह पेश आए दिलीप साहब, और दिलीप साहब ने कैसे उनको गुलदस्ता फूलों का दूसरे दिन भेजा और हैंड रिटन लेटर भी भेजा अमिताभ को। क्या बात है, व्हाट अ जेस्चर। एंड इसी तरह से दिलीप साहब ने जो भी यंगस्टर्स जैसे काम करते हैं और टीवी पे वो देखते हैं कुछ उसका हिस्सा आ रहा है, तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकलता है वाह वाह, यू नो। तो मैं उनका जरिया बन गई हूँ कि वो वाह जो है वो ट्रांसलेट करके मैं उन तक पहुँचाती हूँ। क्या बात है, मैं उन तक पहुँचाती हूँ। और दिलीप साहब और हम बहुत लकी हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इतनी तवज्जो देते हैं, इतने अच्छे हैं। ये सब यंग बॉयज़ जो है, लड़के, आमिर हैं,
आमिर तो हमेशा आते ही रहते हैं यूसुफ साहब के पास मोहब्बत से, 1.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस किताब में उसकी रिलीज़ में हर तरह से मदद करते हैं। अमिताभ जी अपनी राय देते हैं, लता जी के बारे में लता जी आते हैं घर पे, वो तो उनकी बहन है। और एल्बर्ट हॉल में कहा था उन्होंने, मेरी छोटी सी बहन, बड़ी मुख्तसर सी। और ये दोनों को जब मिलते तो आँख में देखने वालों के आंसू आ जाते हैं हमारे, इतनी मोहब्बत से मिलते हैं साथ में बैठ के बहन भाई। बहुत मराठी में बात करेंगे, मराठी में। हाँ, मुझे कुछ गुनगुन साथ में कुछ गुनगुनाएंगे। आपको पता है दोनों ने साथ में गाना गाया था ना मुसाफिर में। हाँ हाँ, लता जी एंड दिलीप साहब ने गाना गाया है मुसाफिर। उस रोज जब आई थी तो साथ में खाना भी खाया, एक दूसरे को खिलाया थोड़ा थोड़ा। क्या बात है। तो राखी बांधती हैं उनको। इसी तरह से यंगस्टर्स लाइक अनिल कपूर, हमारे लिए तो यंग ही हैं, बच्चे हैं सब। आपके 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 हिसाब से आप इस चोटी पे, उस मकाम पे है कि सारी कायनात, सारी दुनिया आपके सामने बच्चे ही हैं। सलमान, शाहरुख, आप देखिए कहीं भी फंक्शन पे मिलते हैं तो इस तरह से लगता है कि बिल्कुल हमारे बच्चे हैं। जिस तरह वो सब कुछ छोड़ के दिलीप साहब की तरफ मुखातिब हो जाते हैं और वो उनको छोड़ते नहीं 2 मिनट, जब तक दिलीप साहब वहाँ हैं फंक्शन में। फिर उनको हाथ से मदद करके, यानी कि हम देखभाल करेंगे, सब अटेंडेंट्स हट जाओ, हम देखभाल करेंगे, और पकड़ के जब तक गाड़ी तक बिठाते नहीं हैं, हटते नहीं हैं वहाँ से। तो इतने बड़े स्टार्स हैं ये सब लोग, और कोई घमंड नहीं है। तो ये काबिल तारीफ बात है कि कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति की धरोहर चलती आ रही है, इसकी नींव कहीं पे दिलीप साहब ने रखी थी? उनकी जो दूसरों के प्रति स्नेह था, आदर से व्यक्त होने की परंपरा थी, उसी को शायद आने वाली पीढ़ी ने देखा, उसी को और उसी को रिस्पेक्ट को कायम किया। उसी को रिस्पेक्ट देते हैं। हमारा जो ट्रेडिशन, हमारा कल्चर है, उसी को अलाइव रखते हैं। यूसुफ साहब से जब मिलते हैं, उनके साथ जब पेश आते हैं, तो मेरे दिल के लिए बहुत, इट इज़ वंडरफुल, इट इज़ हार्टनिंग टू सी। मुझे यूँ लगता है कि सब मेरे बच्चे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिंदगी ने आपको जो चाहा वो दिया, आपने अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने आपको दे दिया। कुछ ऐसे भी दौर आते होंगे जब मुश्किलें खड़ी हुई, लेकिन अल्लाह ने फिर भी आपको एक स्ट्रेंथ दी। आपकी एक इबादत थी जी, कि आपको आपका परमेश्वर, आपको भगवान आपके सामने था। अब जीवन के इस पड़ाव पे पीछे जब देखते हैं या आगे जब देखते हैं, तो ऐसी कोई ख्वाहिश जो आज अधूरी हो, जिसको भगवान पूरी करे? सब कुछ तो मिल गया, दारा साहब फाल्के अवार्ड हो, लोगों का स्नेह प्रेम हो, आप खुद भी एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन आपने कितनी सरलता से अपनी एक्टिंग के करियर को यूं छोड़ा कि जैसे कि कोई हाथ से मानो एक फूल था, वो निकल गया, लेकिन वो उसकी खुशबू हाथ में जाते से नहीं रही। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बड़ी मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात थी। और मुझे, मेरी दोस्त है जो फिल्म लाइन में बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, तो एक रोज़ उन्होंने मुझे कहा कि सायरा, आपको ये मिस नहीं होता है कि आप अपने आप को देखें पर्दे के ऊपर जैसे देखती थी, 75 का क्लोजअप हो और इतनी अच्छी आप लग रही हैं, वो सेटिस्फैक्शन जो है वो ज़िंदगी में आपको अब कहाँ से मिलता है? तो मैंने सोचा, क्योंकि वो जो है ख़ुद में बहुत खोई हुई हैं जैसे कि होना चाहिए। मैंने अपने कैरियर को बहुत प्यार से संवारा था, बहुत मेहनत और मुशक्क़त से जो है मैंने अपना कैरियर कायम किया था। लेकिन क्या है, जो मोहब्बत मुझे प्रायोरिटी से मेरे कैरियर से थी ना, तो मैं और कुछ भी नहीं देखती थी कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे सिंसियरली काम करना है। जब यूसुफ साहब मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे यूँ लगा कि मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल चेंज हो गई। जो मैं अपने लिए चाहती थी, है ना, उससे ज़्यादा शिद्दत से
मेरी प्रायोरिटी ये बन गई, मेरे दिल की प्रायोरिटी, मेरे दिमाग की, कि इससे ज़्यादा ये है कि मैं यूसुफ साहब की देखभाल करके जो मुझे खुशी हासिल होगी, वो मुझे अपने आप के लिए कुछ करने में वो खुशी मुकाबला नहीं कर सकती। आई कैन नॉट कंपेयर। बहुत डिफ़िकल्ट था शुरू में, बहुत डिफ़िकल्ट था। जो मेरी किताब कभी लिखी जाएगी तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अब वो ये है कि और कोई चारा ही नहीं था कि मेरा दिल और दिमाग जो है वो किसी बात से सुकून नहीं पाता था अगर मैं उनसे अलग रहूं। एक रोज़ मैं आ रही थी दिल्ली से, मुझे आना था शूटिंग के लिए, और ये बम्बई से दिल्ली जा रहे थे, और हम लोग एयरपोर्ट से क्रॉस हो रहे थे, और मैं अपने करियर के उरूज पे थी, और वो उतना वक्त भी नहीं मिला था कि हम दोनों कैफ़े जो है एयरपोर्ट का, वहाँ बैठ के हम चाय पी सकें। मेरे आँख में आंसू आ गए। मैंने अपने हस्बैंड को 10 दिन से देखा नहीं था। वो ज़माना नहीं था मोबाइल का, वो ज़माना नहीं था कि टेलीफोन भी लगे, टेलीफोन भी नहीं लगते थे, नेटवर्क वेदर की वजह से, और किसी तरह से जो है मैं कांटेक्ट नहीं कर पाती थी, और आई हैड टू क्रॉस हिम। वो घड़ी है कि मैंने मेरी वालदा से कहा, as soon as I get back to Bombay I will finish my work, मैं अब कोई नई फिल्म साइन नहीं करूँगी। तो ये मेरी अपनी ज़रूरत थी जो मैंने किया। I had to have that cup of tea with him, I had to spend time with him। तो मैंने कोई sacrifice नहीं की है, मैंने अपने ऊपर एक मेहरबानी की है, that I wanted to be with Dilip Kumar and that is how it is। एक तरीके से मानो ये ऑटोबायोग्राफी सिर्फ दिलीप कुमार की नहीं है, तो आपने दाम्पत्य जीवन की है, जो इस पृथ्वी पे, इस महान देश की कुटुंब व्यवस्था की सबसे बड़ी धरोहर है कि एक दाम्पत्य जीवन कैसे दिया जाता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आपके दोनों का भी एक 50 साल की जिंदगी का ब्यौरा हम पढ़ने जा रहे हैं इस किताब में? ये किताब है यूसुफ साहब की ज़िंदगी के बारे में। मैं उसको नरेशन इस तरह से करवाया है कि उनका चाइल्डहुड से लेके उनकी लाइफ की जर्नी जो है वो पूरी कवर की जाए, और हमारी ज़िंदगी के बारे में वो एनेक्डोट्स वगैरह जो आप जैसे कह रहे हैं अभी, वो इंशाल्लाह आएगी इन माय बुक, क्योंकि उनकी किताब में मैं ज़्यादा अपना डालूंगी तो इट डज़ नॉट सीम राइट, और कितनी मोटी किताब हो जाती। तो अब ये जो है ये मुकम्मिल किताब, मुझे उम्मीद है कि जितनी मोहब्बत से और शफ़क़त से हमने आप सबके लिए लिखी है, मुझे उम्मीद है आप लोग उतना ही एंजॉय करेंगे पढ़ना उसको। बिल्कुल। प्रेक्षको, गेले जवळपास अर्ध्या तासाहून अधिक काळ आपल्याशी अभिनयाची आणि सौंदर्याची ही सम्राज्ञी आपल्या आयुष्याबद्दल, आपल्या आयुष्यात आलेल्या अशा सम्राटाबद्दल बोलत होती की ज्यानं या छोट्या पृथ्वीवर आपल्या अभिनयाचं गारूड 6 दशक कायम ठेवलं। केवळ 60 चित्रपट करून पुढची 600 वर्ष आपली लिजंड कायम ठेवली, इतकं प्रचंड मोठं काम केलं, आणि ते काम करण्याकरता एका स्त्रीनं किती सहजपणे आपलं फिल्मी करिअर असं सोडलं की जणू काही गंगेच्या पाण्यामध्ये कुणीतरी एखादा दिवा सोडावा आणि तो गंगेत मिसळून जावा। त्या दोघांचं जीवन एका अर्थाने या देशातल्या अनेक लोकांसाठी एक कायम झालेली मिसाल आहे। दिलीप कुमार हे फक्त अभिनेते नाहीत, दिलीप कुमार हे फक्त चित्रपट सृष्टीतले एक फार मोठं नाव नाही, तर मला असं वाटतं या देशाची संस्कृती आणि त्याचा जर इतिहास लिहिला जाईल जेव्हा केव्हा, तेव्हा त्यातलं एक असं नाव असेल की ज्याच्या विना या देशाच्या 10,000 वर्षाचा इतिहास कधीही पूर्ण होणार नाही। त्या 10,000 वर्षाचा इतिहास ज्या व्यक्तीने त्यांना लिहायला लावला ती व्यक्ती म्हणजे त्यांची धर्मपत्नी, स्वतः अतिशय उत्तम अभिनेत्री, एक सुंदर अभिनेत्री, आज आपल्याबरोबर इतका वेळ तिच्या आयुष्यातल्या परमेश्वराबद्दल मन मोकळेपणे बोलत होती। त्याबद्दल G24 तासच्या सर्व प्रेक्षकांतर्फे थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू। G24 तास रहा एक पाऊल पुढे।